Hello, students. Good morning. We shall read your last chapter, that is the banyan tree today. This chapter is based on a fight between a mongoose and a cobra. ये चैप्टर में हम देखेंगे बेसिकली पार्ट 2 में कि एक कोबरा और एक मोंगोज में के बीच में फाइटिंग हो रही है. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. हम इंडिया में एक क्लासिक ड्रामा है, मतलब बहुत पुराना खेल है, पुराना ड्रामा है. एक कोबरा और एक मोंगोज के बीच का फाइट, जिसका रिजल्ट हमेशा सेम ही होता है. द मोंगोज इज नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. जो मोंगोज होता है वो स्नेक की जो बाइट होती है, जो पॉइजनस वेनमस मतलब जो विष भरा जो बाइट होता है, उससे इम्यून नहीं होता. उसके पास उसके लिए कोई दवाई नहीं होती या फिर उसके बचाव में वो कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके जो मोशंस होते हैं वो क्विकर होते हैं, फास्टर होते हैं. उसी वजह से वो सांप से बच जाता है. द कोबरा एज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय ए स्वीपिंग स्ट्राइक. सो कोबरा क्या करता है, जब फाइटिंग हो रही होती है वो अपने डिफेंस में एक पोस्चर लेता है, एक पोजीशन लेता है और बार बार ट्राई करता है कि वो मोंगोज तक पहुंच सके अपने मूवमेंट से. बट द क्विक मूविंग मोंगोज जम्प्ड आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नैक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन. लेकिन मोंगोज क्या करता है, कूद के वो भाग जाता है सांप की पहुंच से और वो स्नैक को कोई दूसरे डायरेक्शन से अटैक करता है. बिफोर द स्नैक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन, द कंस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नैक and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. सो क्या होता है कि दूसरे डायरेक्शन से अटैक करने की कोशिश करता है जब तक कि स्नैक अपना स्ट्राइकिंग पोजीशन फिर से ले. और इस कंस्टेंट मूवमेंट से क्या होता है, स्नैक टायर्ड हो जाता है और जिससे कि मोंगोज फाइनली एबल हो जाता है कि उसको अटैक करे अपने टीथ से स्नैक के नेक में, जिससे कि स्नैक्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, वो वुंडेड हो जाते हैं, जिससे कि वो मर जाता है. Now we shall see the part 1. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. तो राइटर बोल रहे हैं कि ये घर, ये लैंड जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स का है, लेकिन जो बनियान ट्री है वो मेरा है, क्योंकि 65 की एज में वो लोग अभी इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. तो क्या उनको बहुत खुशी में देता था कि उनको उसके जो स्प्रेडिंग ब्रांचेस थे वो ग्राउंड पर थे और वो ग्राउंड में फिर से रूट लिए हुए थे और बहुत सारे ट्विस्टिंग पैसेजेस उसने क्रिएट किया था उस बनियान ट्री ने. पैसेजेस मतलब जिस गली गली की तरह हुआ था उस पेड़ के नीचे, जैसे कि वो उनको बहुत खुशी मिलती थी. Among them were squirrels and snails and butterflies. और जो दूसरे मेंबर्स थे उस ट्री में वो थे स्क्विरल्स, स्नैल्स और बटरफ्लाइज. द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, ओल्डर दैन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ. वो ट्री बहुत ही पुराना था, ग्रैंडफादर की तरह पुराना था, घर से ज़्यादा पुराना था और देहरादून जितना पुराना है उतना पुराना हो सकता है. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. So वो क्या कर सकते थे, ब्रांचेस में छुप कर पूरे वर्ल्ड पर स्पाई कर सकते थे. स्पाई मतलब वॉच सीक्रेटली. My first friend was a small grey squirrel, arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy. उनका पहला दोस्त था एक स्क्विरल जो कि
उसी पेड़ पर रहता था। और राइटर के जो मूवमेंट था, राइटर का जो इन्वेजन था, इन्वेजन मतलब अटैक, उस पेड़ पर चढ़ना उसे पहले पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसके प्राइवेसी को वो डिस्टर्ब कर रहा था। तो आर्चिंग यहाँ पर एक वर्ड है। आर्चिंग मतलब बेंडिंग टू फॉर्म ए सर्किल। वो अपने मूवमेंट से, अपने बॉडी के मूवमेंट से अपना डिसलाइक शो कर रहा था। बट when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. So जब देखा कि राइटर कोई भी कैटापल्ट या फिर कोई भी एयर गन अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं, वो राइटर के साथ फ्रेंडली हो गया। और जब राइटर उसके लिए केक और बिस्किट्स के पैकेट लेके जा रहे थे, पीसेस लेके जा रहे थे, वो बहुत बोल्ड हो गया और अपने राइटर्स के पॉकेट में से वो मोर्सल्स, अपना पीसेस ऑफ फूड लेके जाने लगा। Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. Delving मतलब going deep into, पॉकेट के बहुत अंदर चला जाता था और कुछ खाने के लिए होता था तो वो ढूंढ के लेके आता था। He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. So वो बहुत ही यंग स्क्विरल था, छोटा सा स्क्विरल था, और उसके जो रिलेटिव्स रहते होंगे घर उस पेड़ पर, वो सोच रहे होंगे शायद कि वो बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग है। हेडस्ट्रॉन्ग मतलब स्टबन, स्टबन जिद्दी, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग को ट्रस्ट कर रहा था। In the spring, when the banyan tree was full of red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, myna and crows, squabbling with one another. So जब स्प्रिंग जब वो फिक्स का सीज़न आता था, उस ब्रांचेस में बहुत सारे बर्ड्स आ जाते थे, वो क्योंकि खाना चाहते थे फिक्स, और वो लोग एक दूसरे के साथ स्क्वैबलिंग करते थे। स्क्वैबलिंग मतलब तू तू मैं करना, झगड़ा करना, और उसी वक्त वो ट्री नॉइजियस प्लेस बन जाता था। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. तो राइटर बोल रहे हैं, उन्होंने एक रफ, क्रूड मतलब रफ, एक अनगढ़ सा प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म मतलब एक मचान जैसा जो पेड़ पर बनाते हैं आराम करने के लिए। और वहाँ पर राइटर जब भी टाइम मिलता था वो एक तकिया लेके जाते थे, वहाँ पर आराम से वो बैठ के पढ़ाई करते थे। और कौन कौन से बुक्स हैं वो? ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below, and one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. So जब उनको पढ़ाई करने का मन नहीं होता था, वो क्या करते थे, वो लीव्स में से पूरे वर्ल्ड को देख सकते थे। और एक आफ्टरनून में क्या हुआ, उनको ग्रैंड स्टैंड व्यू मतलब एक क्लोज व्यू देखने को मिला। इंडिया का जो क्लासिक फाइट है, एक मोंगोजे और एक कोबरे के बीच का फाइट। देन पार्ट 2 स्टार्ट्स हियर। द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। आई वाज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ। सो जो समर सीजन के वार्म ब्रीजेस हैं, गर्म हवाएं बह रही थी और सब लोग सोने गए थे, और मैं भी थोड़ा ड्राउजी फील कर रहा था। ड्राउजी मतलब स्लीपी फील कर रहा था। Wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. So जब सोच ही रहे थे कि पॉन्ड में जाकर एक बात ले लूँ क्या, तो उसी वक्त रामू और बफालो के साथ, तो उसी वक्त उन्होंने देखा एक ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग करके आ रहा, मूविंग स्मूथली करके आ रहा था कैक्टस के
क्लम्प में से, ग्रुप ऑफ बुशेस में से। एट द सेम टाइम ए mongoose emerged फ्रॉम द bushes एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। उसी टाइम बुशेस में से एक mongoose भी आया और सीधा कोबरा के पीछे पीछे चला। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. So, banyan tree के नीचे ही वो दोनों face to face आए। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. कोबरा को पता था बहुत अच्छी तरह से जो ये ग्रे कलर का मोंगोज है जो एक 3 फीट लॉन्ग है वो एक सुपर फाइटर है और बहुत एग्रेसिव भी है, क्लेवर भी है। बट द कोबरा टू वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। एक कोबरा भी स्किलफुल था, एक्सपीरियंस्ड था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट्स की स्पीड में वो स्ट्राइक कर सकता था। And the sacks behind his long, sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. Sacks मतलब a part of an animal or plant shaped like a bag. Bag shape का जो part होता है body में उसे वही बोलते हैं sacks. सो वो बैटल बहुत ही अच्छा बैटल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटल होने वाला था दो चैम्पियंस के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, वी विल सी द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।